अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट सोहेल अहमद हाज़िर है और आज हवाल प्रोग्राम का 8वां एपिसोड है। कल के लिए माज़रत कि कल का एपिसोड अपलोड नहीं हो पाया इंटरनेट की वजह से। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो उसमें बहुत सारी खबरें हैं। आज के एपिसोड की वैसे तो किसी भी खबर से शुरुआत की जा सकती है और बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान में जैसे सूरत हाल चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ जो अहम क्या कहते हैं खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हेडलाइंस जान लेते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या हैं। आज का मतलब आज के दिन में सारे दिन में पाकिस्तान में क्या क्या हो गुजरा और क्या होने जा रहा है आगे। ये डिपेंड करता है आने वाली सिचुएशन पे। आज के पहले तो ये क्या कहते हैं बड़ी खबर थी कि क्या कहते हैं तकरीबन 80 से 88 से 90 जो है वो एमेज है और ये खबर इसने ARY न्यूज़ ने एक्चुअली छापी थी। तो उनके हिसाब से इलेक्शन से पहले जो है ऑलमोस्ट 80 के करीब जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो है या तो उनकी डेथ हो चुकी है या तो रिज़ाइन कर चुके हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नेशनल असेंबली के जो है वो उम्मीदवार सिक्योर नहीं होंगे तो आप किस तरह या किस बेसिस पे आप आगे वाली इलेक्शन जीतेंगे या किस हिसाब से आप आने वाले वक्त में गवर्नमेंट बनाएंगे। वैसे तो ये ARY का कहना था और क्या कहते हैं ये चीज़ें होती रहती हैं। और रही बात डेथ की तो डेथ में कल कल नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जो डेथ हुई है उसकी यार रेहान ज़ैब की जो डेथ हुई है बल्कि कत्ल हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पर बाजोड़ में जो है वो इलेक्शन मुलतवी भी हो चुके हैं। लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि अगर आपके उम्मीदवार जो है वो कत्ल किए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या कहते हैं अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं कि आज की न्यूज़ एक्चुअली जो है वो PTI के खिलाफ और गहरा तंग होता जा रहा है। रोज़ रोज़ नई खबरें और नए केसेस आते जाते हैं। आज जो है इमरान खान और क्या कहते हैं बुशरा बीबी, उनका सिर्फ ये मुकदमा नहीं था तोशा खाना या साइफर केस, उनके ऊपर ये भी एक केस चल रहा था कि उन्होंने जो है इद्दत पूरी किए बगैर, बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी किए बगैर जो है वो इमरान खान से निकाह किया। उस हिसाब से ये तो वैसे शरीयत का मसला है, जो है वो ला के हिसाब से इतना है नहीं, लेकिन ये शरीयत के हिसाब से जो है ये बहुत ही गलत चीज़ है अगर ऐसा हुआ है तो। अभी तक इस बारे में फुल्ली जो है वो वर्डिक्ट नहीं आया कि वाक़या हुआ है या नहीं हुआ या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। वो केसेस चल रहे हैं। बुशरा बीबी के जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है उनकी जो बुशरा बीबी की ट्रिप पे जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह हैं और हर चीज़ है, ताकि ये देखा जा सके कि उनकी शादी जो है इमरान खान से वो उनके एक्स हस्बैंड से इद्दत के बाद ही पूरी हुई थी, इद्दत के बाद ही शादी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा केस है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है इंट्रा पार्टी जो PTI के इलेक्शन थे यानी कि पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे 5 फरवरी को शायद, वो उन्होंने मुलतवी कर दिए हैं। उनका कहना था कि इस इलेक्शन इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो है जितने भी कारकुनान हैं PTI के कारकुनान हैं या मेंबर्स हैं या उनके वोटर्स हैं, उनका ध्यान बजाय उसके जनरल इलेक्शन पे जाए, उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो पार्टी इलेक्शन पे जाएगा, तो वो ज़्यादा जनरल इलेक्शन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। वैसे बात तो कहने को तो ये सही है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन वो इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के करीब इतना रखते ही ना, या फिर पहले ही पोस्टपोन कर देते, बजाय इसके कि आप 1-2 दिन पहले ऐलान कर रहे हैं इस चीज़ का कि आगे जाके वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। इंट्रा पार्टी आपको पता था इलेक्शन की, क्योंकि 1-1.5 महीने से खबर चल रही है, बल्कि 2 महीने से खबर चल रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन होने वाले थे 8 फरवरी को तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पहले कैंसिल किए जा सकते थे या पोस्टपोन किए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फैसला अभी सुनाया। वैसे अभी जो है PTI के खिलाफ और गहरा तंग होता जा रहा है। उनके बाकी जितने मेंबर्स हैं वो चाहे कराची में हो, KPK में हो या पंजाब में हो, उनके उनके या तो केसेस उन पे चल रहे हैं या तो वो उम्मीदवार जो है वो छोड़ रहे हैं। और दूसरा आज ये भी बयान था शेख रशीद के खिलाफ भी बयान था PTI के किसी मेंबर का कि PTI की सबसे बड़ी गलती जो थी
वो शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करने की थी। ये गलती थी या नहीं थी, ये एक अलग ही मसला है, लेकिन शेख रशीद के साथ उनकी कोई ख़ास गलती नहीं थी, क्योंकि अगर शेख रशीद के साथ वो इत्तेहाद ना करते तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की सीटें वो नहीं निकाल सकते थे। खैर, उसके खिलाफ आगे चलते हैं तो आगे आगे जो है वो एक ये खबर है कि हाई कोर्ट के जज ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने कोई रिज़ाइन की वजह नहीं बताई, बल्कि एक अल्लामा इकबाल के कुछ अशआर जो है तहरीर करके उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। और क्या कहते हैं, वो खामोश रहने को अच्छाई जानी है। और उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया था आज। और वैसे हमले ये पिछले 3-4 दिन से और ज़ोर पकड़ रहे थे और हो भी रहे थे। वैसे हुए नहीं थे, बल्कि क्या कहते हैं, तैयारियां चल रही थी। तो आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि 3 दिन में, पिछले 3 दिन के ऑपरेशन में 24 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अब वो दहशतगर्द थे या अपने मुल्क के लोग थे, ये एक अलग ही डिस्कस है, लेकिन जो है वो 24 दहशतगर्द अभी तक मारे जा चुके हैं। और उसके अलावा पीटीआई के सदर के, मतलब पीटीआई के जो क्या कहते हैं, बानी हैं, यानी कि इमरान खान, उनके खिलाफ तो एक्शन चल ही रहे हैं, उनके खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं और भी चलेंगे शायद। आने वाले दिनों में और भी उनका शायद गहरा तंग हो जाएगा। हो सकता है कि 14 साल की कैद के बजाय या 10 साल की कैद के बजाय कुल मिला के 25 साल जो हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा जो है उनको सज़ा मिल सकती है, ये पॉसिबल है। क्योंकि हमने पीछे पीछे जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। हो सकता है कि ऐसे ट्रायल्स में जैसे इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं, शरई हिसाब से या कानूनी हिसाब से वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएं जहां पर उनको जो है और सीवियर जो है वो वर्डिक्ट सुनने को मिले। ये था आज के पीटीआई के बारे में। वैसे नून लीग और पीपी की तरफ से आज कोई ऐसा खास बयान नहीं था, लेकिन आसफा भुट्टो ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो पीएम बने तो वो जो है वो सिंध की तरह सारे मुल्क में जो है वो सेहत के हिसाब से काम करेंगे। अब सिंध में सेहत का काम हुआ है या नहीं हुआ, ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि सिंध में कितना सेहत का काम हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि सिंध में काफ़ी जो है, वैसे तो अगर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो सिंध में काफ़ी प्रोजेक्ट जो थे वो सेहत के हिसाब से चले थे। लेकिन अभी तक अगर आप रूरल एरिया सिंध से कभी गए हों या कभी विज़िट किया हो, तो रूरल एरिया में जितने भी क्या कहते हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम कर रही हैं, बजाय के सिंध गवर्नमेंट काम करे। मैं पिछले एपिसोड में भी यही बात कर रहा था कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके सेहत के हों या फिर किसी भी चीज़ के हों, वो जो है गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को आगे लेकर ये प्रोग्राम चाहिए। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक काम कर सकती है, उसके अलावा उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो एक पूरे मुल्क के हिसाब से काम कर सकें। ये एक गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जैसे सिंध में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या पंजाब में या केपीके में इमरान खान ने जो दिया था सेहत कार्ड प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, ओपिनियन तो मैं अपने बाद में दूंगा, फ़िलहाल तो आप लोगों को न्यूज़ ही सुना दूं। फ़िलहाल तो आसफा भुट्टो का कहना था कि अगर बिलावल भुट्टो जो क्या कहते हैं वज़ीर आज़म बने, तो वो जो है वो काफ़ी वेलफेयर के काम करेंगे और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। फजल रहमान का कहना था कि वो जो है वो पाकिस्तान की अभी जितनी सिचुएशन है वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो इमरान खान से अगर वो आज़ाद होते तो वो उनसे क्या कहते हैं, अगर आज़ाद होते तो उनके साथ लड़ाई करते या उनके साथ बयानबाजी करते, लेकिन अभी तो वो जेल हैं। और फजल रहमान का कहना था कि मेरे मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हों और मेरे खुले हुए हों, ऐसे मुझे लड़ना पसंद नहीं। अब अगर फजल रहमान की पार्टी की बात की जाए या जेयूआई की बात की जाए ओवरऑल, मैं वैसे एपिसोड 3 या 4 में यही बात कर रहा था कि जेयूआई ने हर गवर्नमेंट के साथ अपना इत्तेहाद किया है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ ही मिल जाते हैं। और इतने सालों से ये पार्टी चला रहे हैं, अभी तक इतनी पार्टी मजबूत नहीं कर पाए कि किसी इलाके में जो है ये कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो दिखा पाए। आप चाहे सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, केपीके में देख लें, इनकी 2-4 सीटें हर प्रोविंस से आती हैं। कोई कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है किसी प्रोविंस पे या किसी इलाके पे या किसी डिस्ट्रिक्ट पे या किसी रीजन पे या किसी क्या कहते हैं डिवीज़न पे। आप चाहे सिंध में देख लें, घोटकी साइड या सक्कर साइड
या फिर उसके बाद जेकमबाद साइड आपको JUI के रहनुमा या कारकुन मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी। या फिर बलूचिस्तान साइड चले जाएं, जितना भी रूरल एरिया है बलूचिस्तान में, वहाँ पे आपको फ्लैग तो दिखेंगे JUI के, लेकिन वहाँ पर भी कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो JUI की नहीं है। आप अगर साउदर्न पंजाब गए हो, साउदर्न पंजाब आपका चक्कर हुआ हो, रहीम यार खान सादकाबाद साइड, राजनपुर साइड, वहाँ पर भी आपको JUI जो है वो दिखेगी, लेकिन उन वहाँ पर भी उनकी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। वैसे बड़े शहरों में जैसे कराची, लाहौर में, वहाँ पर तो ऑफ कोर्स है ही थोड़ी तादाद में। तो यही चीज़ है कि JUI को जो हर हर इलेक्शन में उनको किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा JUI जैसी पार्टी के साथ जिनके पास इतना सारा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, इतने सालों से चल रहे हैं, उनको अभी तक ऐसा हो जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं फुल डोमिनेंस करें। उनको किसी एक पार्टी का इत्तेहाद की ज़रूरत ना हो, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। उनका अपना वोट बैंक इतना हो कि वो बजाय किसी के साथ मिलने के, वो खुद एक पावर दिखा पाएँ कि ये हमारा पावर है। अभी तक जितनी भी JUI के साथ थी, वो चाहे मुशर्रफ के दौर की देख लें, पिछले नवाज शरीफ के दौर की देख लें, या फिर पिछली PDM हुकूमत में देख लें। इमरान खान की हुकूमत में तो वो आ ही नहीं पाए, क्योंकि इमरान खान टोटली सारी पार्टियों के खिलाफ था, तो इसलिए उनको चांस ही नहीं था उनके साथ इत्तेहाद करने का। लेकिन क्या कहते हैं, इमरान खान के दौर में उन्होंने अलायंस बनाए थे, थोड़े छोटे मोटे तादाद पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने PTI के साथ इत्तेहाद किया था, जहाँ पर PTI स्ट्रांग नहीं है। जैसे घोटकी में देख लें, या फिर मे बी सखर में देख लें, उन्होंने छोटे लेवल पे PTI के साथ, जितने भी PTI के कारकुन थे उनके साथ इत्तेहाद किया था, ताकि वो जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जीत सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा JUI के साथ। JUI इतनी मजबूत हो नहीं पा रही कि वो एक फुल जो है किसी पार्टी को या किसी सामने वाली अपोजिशन को एक फुल पावर दिखा पाए। तो JUI के साथ तो अलग ही मसले चल रहे हैं, उनका तो चलता ही रहता है। रही बात और ये बात थी कि सिंध के काफ़ी जो है 147 के करीब जो है वो पब्लिक हेल्थ वर्कर के खिलाफ अरेस्ट नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ अरेस्ट नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटीज़ के क्या कहते हैं बुलावे पे वो नहीं गए थे या एब्सेंट थे। ये वैसे वैसे ये भी अलार्मिंग बात है कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर जितने भी वर्कर हैं, पब्लिक वर्कर हैं, उनको इलेक्शन में ड्यूटीज़ अपनी देना लाजमी हो गई हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ को हॉस्पिटल वगैरह में रहना चाहिए, उनको स्टैंड बाय रहना चाहिए, लेकिन उनको इलेक्शन कैंपेन में जाना हो, या इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कहूँगा, या इलेक्शन पोलिंग्स पे जाके ड्यूटी देना, ये ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन अगर ड्यूटीज़ की बात आ जाए तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फर्स्ट लाइन जो होगी जितने भी पोलिंग्स पे होगी वो पुलिस होगी, सेकंड लाइन में रेंजर्स, और थर्ड लाइन पे इनके ज़रूरत पड़ी तो आर्मी जो है वो आगे आएगी। लेकिन हसास जितने भी इलाके हैं, हसास जितने भी एरियाज़ हैं, वो चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान या KPK में हो, वहाँ पर आर्मी डिप्लाई की जाएगी। ऑफ कोर्स आर्मी बनती भी है, क्योंकि अगर हसास इलाके हैं तो उन पे आर्मी ज़रूरी भी है। और बलूचिस्तान में तो वैसे ही आर्मी जो है वो ज़्यादा चलती है बजाय इसके के पुलिस के, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया जितना भी अभी जितने भी रूरल एरिया है बलूचिस्तान का, उसमें काफ़ी अनासर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी जो है आर्मी काम करती है, और हम जितने भी आर्मी के शहीद हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जितनी भी आर्मी की तरफ से जाने जा रही हैं हमें बचाने के लिए या दहशतगर्दों को नाकाम बनाने के लिए, उनकी ये कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। और ऑफ कोर्स जा भी नहीं रही, हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन इंशाल्लाह आगे जाएंगे, और जा भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी जितने भी पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2018 के बाद जितने भी हालात हुए हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के हिसाब से, या पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, वो तो होते ही रहेंगे। अगर आपका पॉलिटिकल कंट्री है, आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑफ कोर्स आपके क्राइसिस जो है वो कभी न कभी पॉलिटिकल क्राइसिस या पब्लिक क्राइसिस वो तो आएंगे ही। और हमारा सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, हम डेमोक्रेसी के साथ साथ रिलीजियस भी है, हमारा कंट्री रिलीजियस भी है। और कंट्री जो है वो बिल्कुल सेक्युलर है, वहाँ पर हर रिलीजन, हर कास्ट या कलर या हर कल्चर जो है वो थ्राइव कर सकता है। लेकिन हम जो है वो कंप्लीट मुस्लिम नेशन है, जिसमें हिंदू या और जो नेशंस हैं वो माइनॉरिटी मानी जाती हैं। तो इसलिए हम एज अ मुस्लिम, एज अ डेमोक्रेसी, हमारे ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इख्तिलाफ एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ, पार्टीज़ के साथ,
कुछ ऐसे बयानबाजी, तो इसलिए कुछ ना कुछ मसले होते रहते हैं। उसके बाद एक और मसला था। एक और मसला ये है कि इंटरमीडिएट का बोर्ड जो कराची में है, उनके ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो फ्रॉड का केस या क्या कहते हैं, रिग्ड होने का केस सामने आया है कि सिंध की हुकूमत, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ये बात ज़रूरी है, सिंध के एजुकेशन के हवाले से ये बात बहुत करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद सिंध एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, सिंध एजुकेशन से पढ़ के आया हूँ। तो यह चीज़ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी इंटरमीडिएट हैं, जितने भी बोर्ड हैं सिंध, अक्रॉस द सिंध, उनको दो तीन चीज़ों में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि सिंध का जितना भी कोर्स है, वैसे तो अपडेट किया गया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी काफ़ी अपडेट की ज़रूरत है। सिंध कोर्स को ठीक ठाक अपडेट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चैप्टर जो है वो चेंज कर दो, या सिंधी जो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है उनमें चेंज कर दो, बल्कि सिंध के फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें एक बड़े पैमाने पे जो है वो अपग्रेड की ज़रूरत है। जितने भी आप फिज़िक्स में या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में जितने भी आप लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, वो या तो क्या कहते हैं आउटडेट हो चुके हैं, या तो उनके बाद और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं, तो उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाकिंग रूल हो गया, हाकिंग रेडिएशन हो गए, या फिर आउटर स्पेस हो गया, या फिर एस्ट्रोफिज़िक्स हो गई, या फिर क्या कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स हो गई। तो क्वांटम फिज़िक्स के हवाले से हमारे टेक्स्ट बुक में इतना मवाद नहीं है। क्या कहते हैं जो प्रैक्टिकल फिज़िक्स है या जो मेजर फिज़िक्स है वो है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटम फिज़िक्स है, जिस हिसाब से पार्टिकल एक्सेलरेटर हो गया या पार्टिकल्स के हवाले से, वो हमारे पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जितने भी सिंध का बोर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सिंध के काफ़ी स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लॉ में जा रहे हैं। सिर्फ लॉ में या इंजीनियर या डॉक्टर बनना गोल नहीं है। गोल ये है कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाएं इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि वो जिस फील्ड में हों उस फील्ड से वो कंप्लीट डोमिनेंस रखें। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट जो है वो इतना क्या कहते हैं पढ़ने वाला हो या इतना इंटेलिजेंट हो कि वो हर चीज़ पिकअप कर सके। लेकिन अगर आपका कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया होगा, आपके कोर्स ऐसा सिस्टम आप लाएंगे एजुकेशन में, तो वो आप कोई भी स्टूडेंट ना चाहते हुए भी उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो आगे चलकर उनका कॉन्फिडेंस लेक ना हो। अब जैसे मैं साइंस की बात कर रहा था, आप साइंस का कोर्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी या जितनी भी और साइंसेज हैं उनका कोर्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हर बच्चे को कभी न कभी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे मैं आपको बात करूं कि सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अपग्रेड करने से मेरा क्या मतलब है। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ आर्मी को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं स्कूल्स में। लेकिन आज तक जो है वो जितने भी टाउन के हाई स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर साइंस का कोई फेयर नहीं हुआ, वहाँ पर बुक फेयर नहीं होते, वहाँ पर कोई बुक या साइंस जो है वो कंपटीशन नहीं होते। अगर आप साइंस कंपटीशन ही नहीं कराएंगे, साइंस के क्या कहते हैं फेयर ही नहीं कराएंगे, साइंस का फेयर होना सिंध में एक बड़े लेवल पे साइंस का फेयर होना ज़रूरी है। जितने भी मेले वगैरह हैं, जितने दरगाहों पे लगते हैं, उनके आधे मेले भी अगर आप साइंस और एजुकेशन के हवाले से देंगे तो आपको एक अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सिंध में जैसे मेले होते हैं, अयाज़ मेला हुआ था रिसेंटली। अभी तो 2024 आ गया है, तो अब अभी मतलब इस ईयर में भी होगा, हर साल होता है। अयाज़ मेला हो गया या शाह लतीफ़ का मेला हो गया। तो ऐसे मेले में मोस्टली फोकस होता है कि क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट, जैसे झूले वगैरह हैं या फिर गाना बजाना है वो हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे मेलों में जैसे लतीफ़ हो गया, अयाज़ हो गया, ये सिंध के बहुत ही बड़े पोइट थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुजर गया और इन पे एज अ रूहानी मेले लगाए जाएं, बल्कि इन पे मेले लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप बुक फेयर लगाएं, आप साइंस फेयर लगाएं। इनका मेन गोल भी यही होना चाहिए इन मेलों का,
कि आप जो है बुक्स प्रमोट करें, सिर्फ और सिर्फ बुक्स प्रमोट करें, और हज़ारों लाखों की तादाद में आप दुनिया भर से बुक्स मंगवाएं और उनको प्रमोट करें, ताकि आपकी एजुकेशन जो है वो एक स्टेप आगे जा सके, और जो आपके स्टूडेंट हैं वो जान सकें कि बुक्स में कितनी हमारे लिए बुक्स कितना ज़रूरी हैं। अब हमारा जो क्या कहते हैं सिस्टम है वो इंटरनेट की तरफ जा रहा है। अगर हम ये स्टेप अभी नहीं लेंगे तो आगे चलकर हमें और सफ़र करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के हवाले से। वैसे इन्फॉर्मेशन तो आप कहेंगे कि इंटरनेट पे 1 क्लिक से मिल जाती है, ऑफ कोर्स मिल जाती है, लेकिन वो 1 क्लिक वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा याद नहीं रहती। इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए, एक नॉलेज लाने के लिए, एक लिटरेसी लाने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, और ठीक ठाक बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आने वाले दिनों में ये काम करेगी, एजुकेशन सेहत के साथ साथ एजुकेशन पे भी काम करेगी। और उसके अलावा मैं आपको ये तो बता ही चुका कि क्या कहते हैं पूरे मुल्क भर में जो है इलेक्शन के हवाले से फ़ौज और पुलिस जो है वो तैनात की जाएगी, आर्मी भी तैनात की जाएगी, जितने भी हसास एरिया हैं या जितने भी पोलिंग्स में जहाँ पर डेंजर जोन है वहाँ पर जो है वो फर्स्ट लाइन जो है पुलिस होगी, सेकंड लाइन रेंजर्स होगी, और थर्ड लाइन जो है आर्मी होगी। तो ऑफ कोर्स आर्मी को भी यहाँ पर क्या कहते हैं इलेक्शन में लगाया जाएगा, और ऑफ कोर्स हर साल ही लगाया जाता है। और उसके बाद मौलाना का मसूद कत्ल केस, उनकी उनमें भी थोड़ी उनमें ही उसमें भी शायद थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। उसके भी अभी तक जो मुलजमान हैं उनके सीसीटीवी कैमराज और उनका पता चल गया है, और पुलिस ने रेड भी किए हैं। तो अभी तक हाथ आए हैं कि नहीं आए इनका अभी तक कह नहीं सकता, लेकिन उस केस में, मौलाना मसूद कत्ल केस में भी प्रोग्रेस हो रही है। एक और बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज एक और न्यूज़ थी मे बी एयर वाई पे एक और न्यूज़ थी। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी की तालबा एक लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या जो है वो पेश आया है। ये वाक़यात काफ़ी जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं वो हमारी न्यूज़ में आते हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं लड़कियों के साथ जो रिपोर्ट नहीं होते। हमारे एजुकेशन सिस्टम इसमें और ज़्यादा फेल हो चुका है कि आप जितने भी हमारी बहन बेटियां जो यूनिवर्सिटी लेवल जब तक जाती हैं, या कॉलेज लेवल तक जाती हैं, या क्या कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक जाती हैं, उनके साथ हम कभी न कभी सुनते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। इस बात को स्टॉप लाना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स जो होते हैं उनका काम होता है सिर्फ पढ़ाना, उनको सिर्फ नॉलेज देना या इन्फॉर्मेशन देना। अब स्टूडेंट कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी का दिमाग चलता है या नहीं चलता, लेकिन आप सिर्फ मार्क्स के लेवल पे, स्टूडेंट के मार्क्स के लेवल पे जिसके कम है उसको ज़्यादती का निशाना ना बनाएं। तकरीबन सारे पाकिस्तान के टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हो रहे हैं, जितने भी केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादती के केसेस आ रहे हैं, और एजुकेशन लेवल पे ज़्यादती के केसेस आ रहे हैं, और सिर्फ इसमें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, इस्लामी मदरसे में भी ये केसेस आ रहे हैं। और इस यहाँ पर तो लड़की के साथ मसला आया है, लेकिन इस्लामिक मदरसे में आपने देखा होगा कि लड़के के साथ ऐसे मसले आते हैं। और ये बात चलने के लिए है कि क्या कहते हैं मदरसों में जो है वो मारपीट ज़्यादा होती है। तो खुदा का वास्ता जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करें, और ठीक ठाक वहाँ पर एक्शन लें कि ये जितने भी केसेस आ रहे हैं ये आने वाले दिनों में बंद हो जाएं। खैर कंप्लीटली बंद तो कहीं पे भी नहीं होते, मसले तो सारी दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन इन पे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है गैरत और इज़्ज़त की वजह से ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें करना चाहिए भी नहीं पब्लिकली। अगर किसी के साथ होता है तो वो इसलिए रिपोर्ट नहीं करते कि उनके घर का मसला हो जाता है या उनकी इज़्ज़त का मसला हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाएगा, और ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में, आप घर में तो नहीं कहूँगा, अगर आपके स्कूल्स में, आपके यूनिवर्सिटीज़ में, आपके कॉलेजेस में, आपके इंटरमीडिएट स्कूल में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो पुलिस को रिपोर्ट करें। ऐसी चीज़ें पुलिस को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे रिपोर्ट कर सकते हैं तो स्टूडेंट लेवल पे रिपोर्ट करें। अगर आप अपने वालिदैन को बता के रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वालिदैन को बता के करें। अगर आप किसी और टीचर को बता के करना चाहते हैं तो ये चीज़ें रिपोर्ट करें। और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उनके टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आपका काम है सिर्फ पढ़ाना। आपका स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ में आपकी दखल अंदाजी ज़ीरो होनी चाहिए। आप आएँ, स्कूल आएँ, आप पढ़ाएँ, आप एजुकेशन दें, आप इन्फॉर्मेशन दें, ख़त्म। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट या मेल हो या फीमेल, उसका क्या काम है क्या नहीं काम, उस पे सिर्फ पेरेंट्स का हक है कि वो उसको जो है वो गाइड कर सकें या उसको किसी बात समझा सकें।
किसी भी टीचर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो स्टूडेंट के जो है वो उस पे जो है वो फोकस करे। स्टूडेंट इंडिविजुअली, अगर स्टूडेंट बैकवर्ड है तो आप पेरेंट्स को रिपोर्ट करें, अगर स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं है तो एज अ टीचर आप पेरेंट्स को रिपोर्ट करें कि आपके स्टूडेंट के, आपके क्या कहते हैं, बेटे या बेटी के मार्क्स अच्छे नहीं है या उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। लेकिन आप इस बेस पे स्टूडेंट को हरास करना बंद करें। जितने भी टीचर्स हैं स्टूडेंट को हरास करना बंद करें, और जितने भी मदरसे हैं वहाँ के जितने भी पढ़ाने वाले या जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मारपीट पे फोकस कम करें। अभी हम मॉडर्न दौर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ कुरान शरीफ का रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, कुरान शरीफ विथ ट्रांसलेशन एंड तफसीर उसका होना ज़रूरी है। और उसके साथ हमारे पास हम वैसे तो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा मदरसे हैं, हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा आलम कुरान है। लेकिन अगर इतने आलम कुरान होकर भी हम जो है वो करप्शन के हिसाब से दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमारे इतना आलम कुरान या इतने मदरसे हमारे यहाँ कर क्या रहे हैं। मदरसों को डोनेशन का ज़रिया ना बनाएं, मदरसों को ऐसा ना बनाएं कि जहाँ से पार्टीज फंड जाते हों, मदरसों को ऐसा ना बनाएं जहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादती होती हो। तो मदरसे ऐसे बनाएं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम आए, हमारे हिसाब से काम आए। मेरी अपनी पर्सनल जो है क्या कहते हैं, मैं खुद मदरसे में कभी रहा नहीं, इस्लामिक मदरसे में रहा नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल आंखों की देखा है कि जितने भी मदरसे हैं, सिंध की बात कर रहा हूँ, जितने भी मदरसे हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि शाम के वक्त जो है वो सड़क पे खड़े होकर डोनेशन मांगे। भाई स्टूडेंट जो है वो आपके इस काम के लिए नहीं है। स्टूडेंट आप इसलिए लेते हैं ताकि आप उनको स्टूडेंट नॉलेज दे सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें। स्टूडेंट आपके लिए नहीं है कि डब्बा पकड़ के जो है वो सड़क पे खड़े हो जाएं और डोनेशन लें। स्टूडेंट इसलिए नहीं है कि आप जो है घर घर जाएं आपके लिए रोटी तलाश करें। स्टूडेंट इसलिए नहीं है कि आपके मदरसे के जो है वो क्या कहते हैं ज़रिया मुआश बने। बल्कि स्टूडेंट अगर आपने फ़ीस चार्ज करनी है तो डायरेक्ट फ़ीस चार्ज करें। ऐसी हरकतें जो है मदरसों में ना करवाएं, और जितने भी मदरसे हैं उनको थोड़ा क्या कहते हैं अपग्रेड करें, पिछली बैकवर्ड सोच से निकल आएँ। तो ये थी एक एजुकेशन के हवाले से। और दूसरा ये है कि मुराद अली शाह क्या कहते हैं, उनके उनके भी ट्रायल चल रहे हैं। अब किस बात के ट्रायल चल रहे हैं ये मुझे कंफर्म नहीं पता। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में जो है वो पहली न्यूज़ तो ये है कि गज़ा और इसराइल की। इसराइल जो है वो गज़ा में अपने ह्यूमन जेनोसाइड बंद नहीं कर रहा। मैं वैसे तो बता रहा था कि इसराइल रेडी हो गया है कि वो जंग बंदी करे, लेकिन आई थिंक हमास रेडी नहीं हो रहा अभी बात करने के लिए। लेकिन जब तक वो नहीं होते तब तक जो है वो गाज़ा में जेनोसाइड चलता रहेगा, वहाँ के लोग सफ़र करते रहेंगे। वैसे अभी तो आपने भी काफ़ी इंटरनेट पे देखा होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्टिंग हो रही है। वो चाहे चर्च में गए थे वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ था, वो मिशिगन यूएसए की स्टेट है वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हुआ था। तो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं ताकि ये जंग बंदी हो सके। और ये सिर्फ इनका मुस्लिम और यहूदियों का मसला नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन भी मसला है। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जो है मैं ये बात पिछले एपिसोड में भी कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन और इसको कहा, यूएसए को कहा है कि वो अपनी एड जो है देते रहें इसको क्या कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर वालों को, ताकि गाज़ा में जो हो रहा है वहाँ के लोग जो है वो शेल्टर और खाना पीना क्या कहते हैं वो बर्दाश्त कर सकें। लेकिन यूएसए तो ऑफ कोर्स प्रो इसराइल है तो वो देगा नहीं। और यूएसए अपनी क्या कहते हैं मिडल ईस्ट में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी शायद मे भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि उसके अलावा और जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उन तकरीबन के साथ तो यूएसए ने जो है वो दुश्मनी ली हुई है। जैसे इसराइल हो गया, यमन क्या कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह, ईरान हो गया, यमन हो गया, या फिर सीरिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं इराक हो गया, या फिर क्या कहते हैं अगर इस तरफ और जाएंगे तो पाकिस्तान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गए। तो उनके ख़िलाफ़ तो यूएसए ने अपनी ऑलरेडी दुश्मनी जमाई हुई है। तो यूएसए को चाहिए कि एक ट्रांजिट चाहिए बिटवीन मिडल ईस्ट और एशिया। सो जो साउथ एशिया है उसके लिए ट्रांजिट चाहिए, और उस ट्रांजिट के लिए ज़रूरी है कि वो इसराइल को सपोर्ट करे। और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं मे बी इनका जो यूरोपियन यूनियन है उनका भी सेम एजेंडा हो।
यूरोपियन यूनियन से बात याद आई, यूरोपियन यूनियन ने 50 बिलियन जो है एड देने का वादा किया है यूक्रेन को। वैसे ये एड जो है वो अगर यूक्रेन को दे सकते हैं तो ये एड वो अ, फ़लस्तीन को भी दे सकते हैं, फ़लस्तीन के जितने भी लोग मर रहे हैं वहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि फ़लस्तीन के लोग तो दहशतगर्द हैं और इसराइल जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। भाई 2 महीने तक अपना सेल्फ डिफेंस कौन करता है? और सेल्फ डिफेंस के लिए तब तक किया जाता है जब तक सामने वाला कमज़ोर हो जाए, तो फिर सेल्फ डिफेंस नहीं रहता, फिर आप क्या कहते हैं, काउंटर अटैक कर रहे होते हैं। और इसराइल जो है अभी काउंटर अटैक ही कर रहा है। और बजाय इसके कि मैं ये बात पहले भी कर रहा था कि अगर आपका दुश्मन जो है वो बड़े दिल वाला हो तो आप दुश्मन के साथ जो है वो फेस टू फेस लड़ता है, आर्मी टू आर्मी लड़ता है, वो कभी भी पब्लिक को टारगेट नहीं करता। लेकिन इसराइल जो है वो एक बहुत ही कायर और क्या कहते हैं, कॉवर्ड और चिकन हार्टेड बातें कर रहा है। जैसे वो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, हेल्थ केयर हैं या फिर मस्जिद हैं या फिर जितने भी पब्लिक लोग हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो ये इसराइल की बुज़दिली ज़ाहिर होती है कि इसराइल इतना बुज़दिल है कि वो एक माँ से भी डर रहा है, एक बच्चे से भी डर रहा है, जितने भी गाज़ा में केसेस हो रहे हैं। और उसके अलावा जो यूएसए में वहाँ पर एक और केस भी ज़ाहिर आया है वहाँ पर स्कूल में ये है कि इस्लामिक फ़ोब जो है वो किसी स्टूडेंट के साथ इस्लामिक फ़ोबिक का केस ज़ाहिर हुआ है। तो यूएसए तो ऑफ कोर्स इस्लामिक फ़ोबिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि उनके जो जितने भी लोग हैं वो सारे इस्लाम से नफ़रत करते हों या मुसलमानों से नफ़रत करते हों, लेकिन उनके जो ऐसा उनका जनरल जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, तो वो मुसलमानों से नफ़रत किए बगैर रह नहीं सकते या मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किए बगैर रह नहीं सकते, जैसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम है जैसे यूएसए में हो रहा है। खैर, यूएसए में एक और भी केस आज जो है हुआ, केस नहीं हुआ बल्कि उसकी हेयरिंग हुई है। वो ये है कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर एक सीआईए के एम्प्लॉय की, जो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है सीआईए, उसके खिलाफ डेटा लीक का जो है वो वारदात उसके आज वर्डिक्ट थे और उसको 40 साल की कैद हो गई है। अब अगर सीआईए के केस डेटा लीक हो सकता है तो किसी का भी लीक हो सकता है। और डेटा लीक से याद आया, जितने भी हमारी क्या कहते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनका भी डेटा लीक हो रहा है। पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते में खबर आई थी कि जितने भी हम सोशल मीडिया ऐप से यूज़ करते हैं वहाँ से बिलियन के करीब लोगों का जो है वो डेटा लीक हुआ है। अब अगर बिलियन के करीब लोगों का डेटा लीक हुआ है तो ऑलमोस्ट हम जितने भी यूज़र्स हैं वो आ जाते हैं डेटा लीक में। अब डेटा लीक कोई इतना खास बड़ा मसला है तो, मतलब आम बंदे के लिए इतना मसला है तो नहीं, लेकिन मसला इसलिए है क्योंकि हम अगर सियासी पोस्ट करते हैं या फिर रिलीजियस पोस्ट करते हैं, या फिर कभी कभी हम मजाकन कुछ पोस्ट ऐसी करते हैं जो अगर गवर्नमेंट या इंटरनेशनल किसी को अच्छी ना लगे तो वो हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो इसलिए डेटा लीक का होना बहुत ही बड़ी अलार्मिंग चीज़ है हर कंपनी के हिसाब से। ये थी अब तक की जो जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़। अब अगर स्पोर्ट्स की न्यूज़ की बात करें तो मिकी आर्थर का बयान था, उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ ने जो है वो उनको आके कहा, ज़का अशरफ ने उनको आके कहा था कि आने वाले मतलब वर्ल्ड कप के बाद जो है वो जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो मैन एम्प्लॉय हैं या मैनेजमेंट है इसकी पीसीबी की, तो उसको जो है टर्मिनेट किया जाएगा। उसमें मिकी आर्थर थे और पाकिस्तान के कप्तान थे और उसके अलावा क्या कहते हैं, चेयरमैन थे पीसीबी। तो उन सब को टर्मिनेट कर किया जाएगा। और मिकी आर्थर ने कहा कि अगर वो ज़का अशरफ उनको डायरेक्टली बता देते कि आपको किसी और वजह से जो है वो जॉब से निकाला जा रहा है तो उनको इतना दुख नहीं होता। लेकिन उनका कहना था, मिकी आर्थर का कहना था कि ज़का अशरफ ने मुझे कहा कि हफीज़ जो है ऑलरेडी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अभी आपका चांस नहीं है, तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो पीसीबी, मतलब पीसीबी में भी सियासत ही चल रही है, हमारे स्पोर्ट्स कंपनी में भी सियासत ही चल रही है। हमारे ले दे के पाकिस्तान की खुशियों के लिए क्रिकेट ही बचा है, लेकिन अभी क्रिकेट में भी ऐसी पॉलिटिक्स आ गई है कि वहाँ पर भी पॉलिटिक्स के अलावा रहा नहीं जाता। अब जितने भी पीसीबी है वो न्यू मैनेजमेंट या न्यू गवर्नमेंट के अंडर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अब देखने वाली बात है। 8 फरवरी तक वो जितना कर सकते हैं करें। 8 फरवरी के बाद अगर उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट आ गई तो ठीक, अगर सपोर्ट में नहीं आई तो ऑफ कोर्स उनको भी अपनी
जाब से हाथ हाथ धोना पड़ेगा। और रही बात क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में डेविस कप हो रहा है। डेविस कप टेनिस का एक कप होता है। उसमें इंडियन टीम भी आई हुई है और पाकिस्तान के क्या कहते हैं टेनिस स्टार एहसानुल्लाह शायद नाम है उसका, उनका कहना था कि पाकिस्तान अगर इंडिया की अगर टेनिस टीम यहाँ पर महफूज हो सकती है, वो आ सकती है, तो वो इंडिया की क्रिकेट टीम को भी आना चाहिए था एशिया कप के लिए। और उम्मीद करते हैं कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो आएंगे। और ज़रूरी है उनका आना, ज़रूरी भी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया का आना ज़रूरी भी है। अब अभी तो 2024 में मोस्टली जो है फोकस वो रहेगा, कप T20 वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा यूएसए में। और क्या कहते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन अंडर 19 भी वर्ल्ड कप चल रहा है। और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ भी हो रही है और इंडिया के भी मैचेस चल रहे हैं। तो अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स के अपने काम चल रहे हैं और बाकी दुनिया के अपने काम चल रहे हैं। तो अभी तक पाकिस्तान की इलेक्शन का ये था। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान इलेक्शन में जितना भी अभी माहौल बना हुआ है, या इमरान खान को कैद हुई है, या जितनी बातें हुई हैं, यूएसए सेनेटर से भी पूछा गया था। यूएसए की जो मीडिया ब्रीफिंग होती है वाइट हाउस में, वहाँ से भी पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अभी हालात हैं उनसे यूएसए का कोई लेना देना नहीं। जैसे हालात हैं वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो यूएसए का उससे कोई लेना देना नहीं कि पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट बनती है या किसकी नहीं। लेकिन यूएसए को ऑफकोर्स फ़र्क तो पड़ेगा कि पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट बनती है या किसकी नहीं, और क्योंकि वो उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ये थी आज तक की तकरीबन खबरें, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एक रोज़ नया एपिसोड लेकर आऊँ और रोज़ एक नई बात लेकर आऊँ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ एडिटिंग पे। एडिटिंग हो पाती है, कितनी हो पाती है कि नहीं, ये आप देखा जाएगा। तो ये थी आज तक के लिए न्यूज़ और आज तक की खबरें और आज तक की बातें। आपसे मिलेंगे कल, आपसे मुलाकात होगी कल, और इंशाल्लाह कल और न्यूज़ और कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होऊंगा। आज थी 2 फरवरी, कल है 3 फरवरी। बाकी रह गए 5 दिन इलेक्शन में। अब इलेक्शन में क्या होता है या कैसे होता है, ये आप लोगों को 8 फरवरी को पता चल जाएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।